हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के बारे में। दोस्तों, अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हों या फिर सी टेट की तैयारी कर रहे हों या सुपर टेट की तैयारी कर रहे हों, ये सभी इसी के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है तो आप सभी को धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो मिलती रहेगी, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, अधिगम को प्रभावित करने वाले घटक हैं। दोस्तों, आपके ऑप्शन हैं उचित वातावरण, प्रेरणा, परिपक्वता, उपर्युक्त सभी। दोस्तों, अधिगम मतलब होता है लर्निंग, और दोस्तों अधिगम का अर्थ होता है सीखना। तो अगर अधिगम की बात की जाए, सीखने की बात की जाए, तो इसको प्रभावित करने वाले घटक सभी में आ जाते हैं, जैसे कि उचित वातावरण भी होता है, प्रेरणा, परिपक्वता भी होता है। तो दोस्तों, उचित वातावरण का अर्थ होता है अगर बच्चे को आप जैसा वातावरण में रखेंगे बच्चा उसी प्रकार से व्यवहार करेगा। तो आपके पहले प्रश्न का डी आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। दूसरा प्रश्न है, अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है। अभिप्रेरणा के बारे में यह कथन है। दोस्तों, किसने कहा है कि अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है? तो यह कथन आपका स्किनर ने कहा है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, बुद्धि लब्धि सूत्र का सर्वप्रथम निर्माण किया है। तो दोस्तों, अगर बुद्धि लब्धि सूत्र की बात की जाए तो सर्वप्रथम इसका निर्माण स्टर्न महोदय ने किया है। और दोस्तों, इन्होंने कब किया था? तो इन्होंने 1912 ईस्वी में स्टर्न महोदय ने बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया था। और अगर मानसिक परीक्षण पूछ लिया जाए कि मानसिक परीक्षण किसने दिया था, तो याद रखिए 1890 ईस्वी में कर्टल महोदय ने मानसिक परीक्षण दिया था। और वहीं पर अगर बात की जाए बुद्धि लब्धि का विचार किसने दिया था, तो बुद्धि लब्धि का विचार टर्मन ने दिया था। चौथा प्रश्न है, शरीर रचना पर आधारित व्यक्तित्व के प्रकार किसने बताए हैं? तो दोस्तों, शरीर रचना पर आधारित व्यक्तित्व के प्रकार क्रेशमर व शेल्डन ने बताए हैं। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। शेल्डन के अनुसार व्यक्तित्व के कितने प्रकार होते हैं? तो शेल्डन ने बताया है कि गोलकाय, आयताकार और लंबकाय व्यक्तित्व होते हैं। अब गोलकाय में क्या होता है कि जो गोलकाय व्यक्ति होते हैं यह प्रसन्न रहते हैं, और आयताकार में व्यक्ति जो होते हैं वो बहादुर रहते हैं। और लंबकाय की बात की जाए तो इसमें जो व्यक्ति आते हैं वह दुबले पतले और संकोची व्यक्ति होते हैं, लेकिन वह गुस्सैल भी होते हैं। वहीं पर अगर क्रेशमर की बात की जाए तो क्रेशमर ने भी 3 प्रकार के व्यक्तित्व को बताया है, जिसमें से पहला है पिकनिक, दूसरा है एथलेटिक और तीसरा है एस्थेनिक। तो क्रेशमर और सेल्डर ने व्यक्तित्व के प्रकार को बताया है। पांचवा प्रश्न है, बाह्य रूप से दो व्यक्ति एक समान हैं लेकिन वे अन्य योग्यताओं के दृष्टि से समरूप नहीं है, यह व्यक्तिगत विभिन्नता कहलाता है। दोस्तों, अगर दो व्यक्ति समान रूप में हैं, समान दिख रहे हैं बाह्य रूपों से, लेकिन वे अन्य योग्यताओं में समरूप नहीं है, तो यह व्यक्तिगत विभिन्नता क्या कहलाता है? यह व्यक्तिगत विभिन्नता आंतरिक विभिन्नता कहलाती है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसका अध्ययन गाल्टन ने 1879 ईस्वी में किया था। छठा प्रश्न है, भाषा विकास में बालक 4 वर्ष में कितने शब्द बोलता है? तो दोस्तों, अगर भाषा विकास में 4 वर्ष के बालक को देखा जाए तो यह 1900 शब्दों को बोलता है। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर दोस्तों मनोवैज्ञानिकों के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो क्या कहते हैं कि 0 से 8 माह तक बच्चा 0 शब्द बोलता है, यानी कि कोई भी शब्द नहीं बोल पाता। लेकिन 10 माह में बच्चा 1 शब्द बोलने लगता है, और 1 वर्ष में 3 शब्द, और 2 वर्ष में 272 शब्द। ये 2 वर्ष की बात हो रही है दोस्तों। 2 वर्ष में 272 शब्द बोलने लगता है,
और 4 वर्ष में 1900 शब्द बोलने लगता है और 10 वर्ष की आयु में 5000 शब्द को बोलने लगता है। तो ये मनोवैज्ञानिकों के अकॉर्डिंग है। 7वां प्रश्न है, जन्म के समय बालक की स्मरण शक्ति होती है। तो दोस्तों, जन्म के समय बालक की स्मरण शक्ति कैसी रहती है? तेज रहती है या बहुत कम रहती है, अत्यधिक या कम? तो दोस्तों, स्मरण का अर्थ होता है याद रखना। तो जब बच्चा जन्म लेता है तो उस समय बालक की स्मरण शक्ति बहुत कम रहती है। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों बच्चों का मस्तिष्क अल्प विकसित रहता है, इसमें तर्क करने की क्षमता, याद करने की क्षमता नहीं होती है। तो इसलिए जन्म के समय बालक की स्मरण शक्ति बहुत ही कम होती है। 8वां प्रश्न है, संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है। दोस्तों, संवेग को अंग्रेजी में इमोशन कहते हैं और यह लैटिन भाषा के इमोवियर से बना है, जिसका अर्थ होता है उत्तेजना। तो संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है उत्तेजना या भावों में उथल पुथल। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, वाटसन ने 3 संवेग बताए हैं जो कि जन्मजात होते हैं, और वो 3 संवेग होते कौन कौन से हैं तो वो भी आप जान लीजिए कि जो संवेग होता है, पहला होता है भय, दूसरा क्रोध और तीसरा प्रेम। तो इसलिए वाटसन ने 3 संवेग को बताया है जो कि जन्मजात होते हैं। 9वां प्रश्न है, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है। दोस्तों, अगर नवजात शिशु को देखा जाए तो उसमें हड्डियों की संख्या 270 होती है, जो कि ऑप्शन सी में है। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और वहीं पर अगर बाल्यावस्था में पूछा जाए कि बाल्यावस्था में कितनी हड्डियां होती हैं, तो बाल्यावस्था में 350 हड्डियां होती हैं। और वहीं अगर किशोरावस्था की बात की जाए तो किशोरावस्था में हड्डियों की संख्या 206 हो जाती है। 10वां प्रश्न है, बालक किस आयु में क्या सीख पाएगा, यह निम्न में से कोई एक बिंदु निर्धारित करता है। तो दोस्तों, किस आयु में बच्चा क्या सीख पाएगा, यह कौन सा बिंदु निर्धारित करता है? ऑप्शन है बालक की बुद्धि, परिपक्वता, सीखना या वातावरण। तो दोस्तों, अगर बात की जाए कि क्या सीख पाता है, किस आयु में कितना वो सीख पाएगा, तो यह परिपक्वता पर आधारित होता है, यह परिपक्वता निर्धारित करता है। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जैसे जैसे बालक की आयु बढ़ती है वैसे वैसे उसका शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, भाषाई विकास, ये सब होता रहता है। तो इसलिए परिपक्वता सीखने से संबंध रखता है। 11वां प्रश्न है, मानसिक विकास के प्रवर्तक कौन थे? पहला है थॉर्नडाइक, दूसरा है स्किनर, तीसरा जीन पियाजे, चौथा क्लार्क हल। तो दोस्तों, मानसिक विकास की अगर बात की जाए तो यह इसके प्रवर्तक जीन पियाजे महोदय हैं। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, जीन पियाजे ने बौद्धिक विकास को या संज्ञानवादी विकास को दिया था। दोस्तों, मानसिक विकास को बौद्धिक विकास या संज्ञानवादी विकास के नाम से भी जाना जाता है। और जीन पियाजे कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे और इन्हें विकासवादी मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिए। और दोस्तों, इन्होंने 1923 ईस्वी में अपने सिद्धांत को दिया था। इन्होंने 4 अवस्थाओं को बताया था, जिनमें से पहली अवस्था संवेदी गामक अवस्था होती है जो कि 0 से 2 वर्ष होती है। दूसरी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो कि 2 से 7 वर्ष होती है। तीसरी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि 7 से 11 वर्ष होती है। और चौथी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो कि 11 से 15 वर्ष होती है। तो दोस्तों, जितने भी प्रश्न बन रहे थे मानसिक विकास से मैंने आपको क्लियर करा दिया है। 12वां प्रश्न है, बुद्धि के प्रतिदर्श सिद्धांत का प्रतिपादक है। ऑप्शन है थॉर्नडाइक, कैली, मैकडूगल, थॉमसन। तो दोस्तों, अगर बुद्धि के प्रतिदर्श सिद्धांत की बात की जाए तो इसके प्रतिपादक थॉमसन महोदय हैं। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रतिदर्श सिद्धांत को हम अन्य नाम से जानते हैं
इसे नमूने का सिद्धांत भी कहा जाता है और इसे न्याय दर्श का सिद्धांत भी कहा जाता है। 13वां प्रश्न है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत पाठ्यक्रम निर्धारण हेतु क्या निर्देश हैं? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है, संविधान के अनुरूप है, उससे बालक का सर्वांगीण विकास होता है, शिक्षा का माध्यम यथासंभव मातृभाषा हो, या उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के पाठ्यक्रम निर्धारण हेतु क्या निर्देश दिए हैं, क्या वो कहता है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। यह सभी बातें उसमें कही जाती हैं कि संविधान के अनुरूप होना चाहिए, उससे बालक का सर्वांगीण विकास होना चाहिए और शिक्षा का माध्यम हो सके तो जहाँ तक संभव हो वह मातृभाषा में होनी चाहिए। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। 14वां प्रश्न है, संवेगात्मक स्थिरता का लक्षण है। तो दोस्तों अगर संवेगात्मक स्थिरता की बात की जाए तो इसका लक्षण जो होता है वह समायोजित होता है। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं पर अगर बात की जाए झगड़ालू, विनोदी और भीरुता, भीरुता का अर्थ होता है दोस्तों कायर, डरपोक। तो इन सभी की अगर बात की जाए तो ये सभी कुसमायोजन के लक्षण होते हैं। 15वां प्रश्न है, निम्न में से समस्यात्मक बालक नहीं है। तो समस्यात्मक बालक कौन नहीं है? ऑप्शन है चोरी करना, सामाजिक रूप से वंचित, बाल अपराधी, मंद बुद्धि। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो समस्यात्मक बालक मंद बुद्धि वाले बच्चे नहीं होते हैं। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं पर चोरी करना, सामाजिक रूप से वंचित और बाल अपराधी ये सभी समस्यात्मक बालक होते हैं। 16वां प्रश्न है, भग्नाशा कुंठा की दशा में छात्र का व्यवहार नहीं होता है। तो दोस्तों भग्नाशा और कुंठा की दशा में छात्र का व्यवहार क्या नहीं होता है? आपके ऑप्शन है आक्रमणकारी व्यवहार, आत्मसम्मान, गृहत्याग करना, रोगग्रस्त होने की बात करना। दोस्तों सबसे पहले आपको यह समझना जरूरी होगा कि भग्नाशा या कुंठा का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों भग्नाशा और कुंठा का अर्थ ये होता है कि जब कोई व्यक्ति बार बार कोई कार्य के लिए प्रयास कर रहा है और वह बार बार असफल होता रहता है तो उसके अंदर निराशा की भावना पैदा हो जाती है और उसी निराशा को मनोवैज्ञानिक भाषा में कुंठा या भग्नाशा कहते हैं। तो दोस्तों जब बच्चों में भग्नाशा या कुंठा की दशा हो जाती है, उनमें व्याप्त हो जाती है, तो वो आक्रमणकारी व्यवहार करने लगते हैं, गृह त्याग कर देते हैं और रोगग्रस्त होने की बात करने लगते हैं। लेकिन जो व्यवहार उनके अंदर नहीं होता है वह होता है आत्मसम्मान। इसलिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। 17वां प्रश्न है, किसी व्यक्ति द्वारा अपना अस्तित्व भूलकर किसी दूसरे व्यक्ति के गुणों व अवगुणों का अनुकरण करना कहलाता है। दोस्तों अगर कोई व्यक्ति है वो अपना अस्तित्व भूलकर किसी दूसरे के गुणों और अवगुणों का अनुकरण करता है यानी उसको ग्रहण करता है, सीखता है, तो क्या कहलाता है? तो दोस्तों यह कहलाता है तदात्मीकरण। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं पर अगर दमन की बात की जाए तो दमन को का अर्थ होता है अपनी इच्छा बलपूर्वक छुपाना या दबा लेना या उसका दमन कर लेना। और वहीं पर अगर प्रक्षेपण की बात की जाए तो प्रक्षेपण का अर्थ ये होता है कि अपना दोष दूसरे पर डालना। और प्रतिगमन की अगर बात की जाए तो प्रतिगमन का अर्थ होता है वर्तमान स्थिति में जो चल रही है वह अगर तनाव देती है तो व्यक्ति तनाव से निपटने के लिए दूसरा रास्ता चुनता है, उसे ही प्रतिगमन कहा जाता है। 18वां प्रश्न है, जिन बालकों की शैक्षिक उपलब्धि अपनी आयु के अन्य बालकों से निम्न रहती है कहलाते हैं। दोस्तों अगर कोई बच्चा है वह समान आयु के बालकों से उसकी शैक्षिक उपलब्धि कम रहती है तो वह क्या कहलाता है? तो वह पिछड़े बालक की श्रेणी में आता है। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 19वां प्रश्न है, प्रक्षेपीय विधि है। प्रक्षेपीय विधि क्या है? ऑप्शन है निर्धारण मापनी विधि, रोरशा स्याही धब्बा परीक्षण, समाजमिति विधि, साक्षात्कार विधि।
दोस्तों अगर प्रक्षेपीय विधि की बात की जाए तो यह रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण होता है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रक्षेपी विधि कौन कौन सी होती है दोस्तों, तो इसमें टीएटी विधि आती है, इसमें सीएटी वाली विधि आती है। तो ये सभी प्रक्षेपी विधि के अंतर्गत आते हैं। 20वां प्रश्न है बुद्धि परीक्षाओं के प्रकार हैं। तो बुद्धि की परीक्षाओं के कौन कौन से प्रकार हैं? ऑप्शन है सामूहिक बुद्धि परीक्षण, दूसरा है वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण, तीसरा है मिश्रित बुद्धि परीक्षण और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों बुद्धि परीक्षाओं के प्रकार जो हैं ये सभी विधि हैं। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बुद्धि परीक्षा के अंतर्गत सामूहिक बुद्धि परीक्षण भी आता है, वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण भी और मिश्रित बुद्धि परीक्षण भी आता है। 21वां और लास्ट प्रश्न है शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान को व्यवहारिक बनाने का श्रेय है। तो दोस्तों शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान को व्यवहारिक बनाने का श्रेय किसे जाता है? ऑप्शन है डाल्टन, प्रोबेल, जॉन डीवी, स्टीफन एम कोरे। तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा स्टीफन एम कोरे। इन्हें शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान को व्यवहारिक बनाने का श्रेय प्राप्त है। तो दोस्तों मैंने आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कराया है। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर किया करिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।